हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। ड्रीम ऑफ भारत के ऑनलाइन क्लासेज में आप सब लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम पुनः उपस्थित हैं, क्लास को कंटिन्यू करेंगे और आज हम बात करेंगे आधुनिक भारत के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर, मुगल साम्राज्य का पतन, डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। अगर मुगल साम्राज्य के पतन की बात करें तो मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित करके अकबर के द्वारा स्थापित किया गया था। दिल्ली सल्तनत के ध्वंसावशेष पर भारत में जिस नवीन साम्राज्य की स्थापना हुई थी उसे हम मुगल काल के नाम से जानते हैं। मुगल काल अकबर से लेकर के औरंगजेब तक उत्तरोत्तर मुगल काल विकास करता रहा और अपने चरमोत्कर्ष पर औरंगजेब के समय पहुंचा। लेकिन जब 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हुई तो औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही मुगल साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो गया। तो मुगल साम्राज्य के पतन के पीछे एक नहीं वरन कई कारण थे। तो मुगल साम्राज्य के पतन के पीछे कारण, अगर हम मुगल साम्राज्य के पतन के पीछे कारण की बात करेंगे तो एक नहीं वरन कई कारण थे। लेकिन अब हम बात करते हैं कि मुगल साम्राज्य कैसे इतने विशाल साम्राज्य को एस्टेब्लिश किया। अकबर के समय देखेंगे तो अकबर के समय मुगल काल में कुल 15 सूबे थे। मुगल काल में कुल कितने सूबे थे? 15 सूबे थे। फिर शाहजहां के समय कुल सूबों की संख्या 18 हुई। जबकि औरंगजेब के समय कुल सूबों की संख्या पहुंच करके 21 हो गई। तो यानी कि मुगल साम्राज्य में सबसे बड़ा साम्राज्य अगर किसी के समय था तो वह औरंगजेब के समय था, जिसने कुछ मुगल शासकों ने पूरे भारत को केंद्रीकृत व्यवस्था में बना करके रखा था। पूरे भारत को केंद्रीकृत व्यवस्था में इस्टेब्लिश किया था। अब अगर हम बात करें इसके पतन के पीछे कारण की चर्चा करेंगे तो कई कारण सामने आते हैं, कई कारण उभर करके सामने आते हैं। पहला, अयोग्य उत्तराधिकारी। पहला कारण अयोग्य उत्तराधिकारी, यानी कि जिस मुगल साम्राज्य को अकबर से लेकर के औरंगजेब तक के शासकों ने अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया और औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही औरंगजेब के बाद के उत्तराधिकारी उतने योग्य नहीं हुए, जिस वजह से उन्होंने अपने पूर्वजों द्वारा बनाए गए इतने बड़े साम्राज्य को, विरासत को वो संभाल नहीं सके और फलस्वरूप जो है यहीं से मुगल साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो गया। अयोग्य उत्तराधिकारी। नंबर 2, राज दरबार में उपस्थित दलबंदियाँ। राज दरबार में उपस्थित दलबंदियाँ। औरंगजेब, जब तक औरंगजेब था तब तक उसने अपने सरदारों पर, अपने गवर्नरों पर बेहतरीन तरीके से नियंत्रण स्थापित किया था, मजबूती से जो है अपनी पकड़ बनाया हुआ था। लेकिन जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हुई, फिर औरंगजेब के बाद मुअज्जम या बहादुर शाह प्रथम की उपाधि के साथ शासक बना और यहीं से जो है मुगल काल में कई गुट एक्टिव हो गए, जैसे हिंदुस्तानी गुट, ईरानी गुट, तुरानी गुट, ऐसे कई गुट एक्टिव हो गए, जिसमें आपको याद होगा कि सैयद बंधु, जिन्हें हम किंग मेकर के नाम से जानते हैं, मुगल काल में, लेटर मुगल एम्पायर में इतने शक्तिशाली हो गए थे कि वो जिसको चाहते थे उसको शासक बना देते थे और जिसको चाहते थे उसको अवदस्त कर देते थे। यानी कि सारी शक्तियाँ उन्हीं के हाथों में निहित थी, जिस आधार पर उन्हें सैयद बंधुओं को किंग मेकर के नाम से या शासक निर्माता के नाम से जाना जाता है। अयोग्य उत्तराधिकारी, राज दरबार में उपस्थित दलबंदियाँ। तीसरा, मराठा शक्ति का उत्कर्ष। मराठा शक्ति का उत्कर्ष की बात करेंगे तो मराठा, छत्रपति शिवाजी महाराज से लेकर के बाद तक के मराठों ने मुगलों की नीतियों का हमेशा विरोध किया। जब तक शिवाजी महाराज 1680 तक जीवित थे तब तक कभी भी औरंगजेब दक्षिण भारत में प्रवेश नहीं कर सका, क्योंकि शिवाजी महाराज ने औरंगजेब को हमेशा चुनौती दी।
औरंगजेब को हमेशा चुनौती थी। लेकिन जब शिवाजी महाराज की 1680 ईस्वी में मृत्यु हो गई, फिर उसके बाद औरंगजेब अपने पुत्र अकबर का पीछा करते हुए दक्षिण भारत आया और वही दक्षिण भारत औरंगजेब के लिए कब्र साबित हुई। औरंगजेब के लिए वही दक्षिण भारत उसकी कब्र साबित हुई। तो मराठा शक्ति के उदय ने भी मुग़लों को आघात पहुंचाया और मुग़लों को पतन की अवस्था पर पहुंचा दिया। इसमें मराठों का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। इसके अलावा मुग़ल सरदारों का नैतिक पतन, अकबर से लेकर के औरंगजेब तक जिन मुग़ल सरदारों ने अपनी योग्यता और पारदर्शिता के आधार पर दम पर मुग़ल काल को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया था, लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के साथ साथ धीरे धीरे मुग़ल सरदारों का भी नैतिक पतन होना प्रारंभ हो गया और जो उनमें त्याग और समर्पण की भावना थी, सुल्तान के प्रति जो उनमें समर्पण की भावना थी, वो समय के साथ साथ समाप्त हो गई और जिस वजह से एक ये भी कारण मुग़ल साम्राज्य के पतन का कारण बना। इसके अलावा देखेंगे तो धार्मिक और आर्थिक कारण, धार्मिक और आर्थिक कारण भी मुग़ल साम्राज्य के पतन के पीछे उत्तरदायी कारण माना जाता है, क्योंकि औरंगजेब की नीतियों से जो राजपूत सरदारों ने, राजपूत शासकों ने मुग़ल को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था, अकबर से लेकर के शाहजहां के समय तक, वह औरंगजेब की राजपूत नीति से कहीं न कहीं राजपूत जो है वो खफा हुए और औरंगजेब राजपूतों के उस महत्व को खो दिया, या राजपूतों की उस जो इनकी कुर्बानी थी, राजपूतों का जो मुग़लों के प्रति एक समर्पण था उसको खो दिया और अंततः जो है यह नीति भी धार्मिक कारण भी एक बना मुग़ल साम्राज्य के पतन का, क्योंकि औरंगजेब की जो नीति थी, औरंगजेब का मेन उद्देश्य था दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में बदलना, यानी काफिरों के देश को इस्लाम के देश में बदलना इसका मेन उद्देश्य था या मेन कारण था। जबकि आर्थिक कारण भी मुग़ल साम्राज्य के पतन का बना, क्योंकि औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही धीरे धीरे अर्थव्यवस्था जो थी मुग़लों की वह चरमरा गई, क्योंकि औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही ऐसे ढेर सारे महत्वाकांक्षी सरदार थे जिन्होंने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली और जिससे मुग़लों को एक बड़ा जो राजस्व के रूप में भाग प्राप्त होता था वो मुग़लों के हाथों से निकल गया और यह भी एक कारण बना मुग़ल साम्राज्य के पतन का। अगला देखेंगे तो यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन। यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन। यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन यानी कि यूरोपीय कंपनियां 1498 ईस्वी में देखेंगे तो पुर्तगाली भारत में आए, फिर इसके बाद 1498 में पुर्तगाली आए, फिर 1596-97 ईस्वी में डच आए, फिर 1600 ईस्वी में अंग्रेज़ आए, ठीक, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, 1608 ईस्वी में अंग्रेज आए, फिर 1616 ईस्वी में डेनमार्क आए, फिर 1667 ईस्वी में फ्रांसीसी आए। तो कहीं न कहीं ये यूरोपीय कंपनियां भी मुग़ल साम्राज्य के पतन का एक कारण बने, क्योंकि अक्सर जो है ये कंपनियां, चूँकि ये महत्वाकांक्षी थी और जिस वजह से अपने व्यापार को ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार करने के लिए ये मुग़लों की कहीं न कहीं शक्ति से टकराती रहती थी, जिस वजह से एक ये कारण भी बना मुग़ल साम्राज्य के पतन का। इसके बाद अगर देखेंगे तो अयोग्य उत्तराधिकारी हो गए, राज दरबार में उपस्थित दलबंदियाँ हो गई, इसके अलावा मराठा शक्ति का उत्कर्ष हो गया, मुग़ल सरदारों का नैतिक पतन हो गया, धार्मिक और आर्थिक कारण हो गया, इसके अलावा यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन। ये कुछ महत्वपूर्ण कारण थे जिन्होंने मुग़ल साम्राज्य को पतन की अवस्था पर पहुँचा दिया या पतन के कगार पर पहुँचा दिया। अब हम देखेंगे उत्तरवर्ती मुग़ल काल। उत्तरवर्ती
उत्तरवर्ती मुगल काल, मुगल काल, उत्तरवर्ती मुगल काल। उत्तरवर्ती मुगल काल की बात करेंगे तो औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई और औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही मुगल साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो गया, जिसे इतिहास में उत्तरवर्ती मुगल काल के नाम से जाना जाता है, जिसे इतिहास में उत्तरवर्ती मुगल काल के नाम से जाना जाता है, जो 1707 से प्रारंभ हो जाता है, 1707 ईस्वी से प्रारंभ हो जाता है। और इसके बाद अगर हम देखेंगे तो औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही चूँकि औरंगजेब की मृत्यु के समय कुल उसके समय कुल 21 सूबे थे, जिसमें 14 प्रांत जो थे, 14 सूबा उत्तर भारत में था, और इसके अलावा 14 सूबा उत्तर भारत में था। इसके अलावा एक सूबा जो था वह अफ़गानिस्तान काबुल में था। इसके अलावा 6 सूबा दक्षिण भारत में था, जिसमें आप देखेंगे तो दक्षिण भारत में हैदराबाद हो गया, तेलंगाना हो गया, बरार हो गया, इसके बाद बीजापुर हो गया, खानदेश हो गया। ठीक, तो कुल कितने प्रांत थे? दक्षिण भारत में कुल 6 प्रांत थे, यानी कुल मिलाकर के 21 प्रांत हुए। इसके अलावा औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही उसके पुत्रों में उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ हो गया। औरंगजेब के 3 जीवित पुत्र थे, हालांकि औरंगजेब कुल 5 पुत्र थे। औरंगजेब के कुल 5 पुत्र थे, जिसमें अगर आप देखेंगे तो उसके 3 पुत्र, उसके समय 3 पुत्र उसके जीवित थे, जिसमें उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ, जिसमें उसके 3 पुत्र सुल्तान मोहम्मद आजम, मोहम्मद मुअज्जम और मोहम्मद कामबख्श। जबकि औरंगजेब की नीति के प्रबल विरोधी उसके पुत्र औरंगजेब की नीति के प्रबल विरोधी उसके पुत्र मोहम्मद सुल्तान और मोहम्मद अकबर, इनकी मृत्यु औरंगजेब के समय ही हो गई थी। उसके 3 जीवित पुत्र थे, जिसमें अगर हम मुअज्जम की अगर हम बात करेंगे तो मुअज्जम जो था यह अफ़गानिस्तान समेत काबुल का गवर्नर था। अफ़गानिस्तान समेत काबुल का गवर्नर था। जबकि मोहम्मद आज़म यह गुजरात का सूबेदार था। और मोहम्मद कामबख्श बीजापुर का सूबेदार था। आजम अफ़गानिस्तान का गवर्नर था। मोहम्मद मुअज्जम जो था वो अफ़गानिस्तान का गवर्नर था। मोहम्मद आज़म जो था यह गुजरात का सूबेदार था। और मोहम्मद कामबख्श जो था वह बीजापुर का सूबेदार था। जब 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में अहमदनगर में हुई। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु अहमदनगर में हुई। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु अहमदनगर में हुई। और मोहम्मद आजम अहमदनगर पहुंचता है और
अंतिम संस्कार के बाद वह अपने आप को मुग़ल बादशाह घोषित करता है, अपने आप को मुग़ल बादशाह घोषित करता है और मोहम्मद आज़म को औरंगज़ेब के गवर्नर असद खां का उसको समर्थन प्राप्त था। ठीक, मोहम्मद आज़म को असद खां का समर्थन प्राप्त था। असद खां जो था वह औरंगज़ेब का वज़ीर था। इसके बाद जो है दोनों के मध्य, यानी कि मुअज्जम और आज़म के मध्य जजाऊ का युद्ध हुआ और उस जजाऊ के युद्ध में मोहम्मद आज़म मारा गया। इसके अलावा मोहम्मद आज़म के अलावा उसके दो पुत्र थे, बीदर बख्श और वजाह अल्लाह, ये दोनों उसके पुत्र भी मारे गए। फिर आगे चल कर के हम देखेंगे तो फिर मोहम्मद कामबख्श और मोहम्मद मुअज्जम के मध्य, मोहम्मद कामबख्श और मोहम्मद मुअज्जम के मध्य 1709 ईस्वी में दक्षिण भारत में यानी कि हैदराबाद में युद्ध हुआ और उस युद्ध में मोहम्मद कामबख्श भी मारा गया और फलस्वरूप जो है मोहम्मद मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम की उपाधि के साथ मुग़ल सिंहासन पर बैठता है। अब हम देखेंगे उत्तरकालीन मुग़ल शासकों के नाम, ध्यान से देखिएगा। अगर हम उत्तरवर्ती मुग़ल शासकों की बात करें, उत्तरवर्ती मुग़ल शासकों की अगर आप बात करेंगे तो बहादुर शाह प्रथम मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम की उपाधि के साथ यह 1707 से लेकर के 1712 ईस्वी तक, बहादुर शाह प्रथम 1707 से लेकर के 1712 ईस्वी तक शासन करता है। बहादुर शाह का उत्तराधिकारी जहांदार शाह हुआ। जहांदार शाह 1712 से लेकर के 13 तक, 1 वर्ष तक शासन किया जहांदार शाह। इसके बाद इसका उत्तराधिकारी हुआ फ़ारुख शेर। इसके बाद इसका उत्तराधिकारी कौन हुआ? इसके बाद इसका उत्तराधिकारी फ़ारुख शेर हुआ, जो 1713 से लेकर के 19 तक 1719 तक फ़ारुख शेर शासन करता है। फ़ारुख शेर के बाद अगला जो शासक हुआ वह रफ़ीउद्दरजात और अगला जो शासक है वह रफ़ीउद्दौला इन दोनों ने मिल करके 1719 तक, यानी कि कुछ महीनों तक इन्होंने शासन किया। फिर इसके बाद अगला जो टाइम पीरियड है मोहम्मद शाह रंगीला का। अगला टाइम पीरियड किसका है? मोहम्मद शाह रंगीला का। मोहम्मद शाह रंगीला 1719 से लेकर के 48 तक शासन करता है। मोहम्मद शाह रंगीला 1719 से लेकर के 48 तक। मोहम्मद शाह के बाद अहमद शाह के बाद उत्तराधिकारी कौन हुआ? अहमद शाह। और अहमद शाह 1748 से लेकर के 54 तक। अहमद शाह यह 1748 से लेकर 1754 तक शासन करता है। अहमद शाह के बाद है आलमगीर द्वितीय।
आलमगीर द्वितीय, आलमगीर प्रथम औरंगजेब को जो है आलमगीर प्रथम के नाम से जाना जाता है, जबकि शाह आलम प्रथम बहादुर शाह प्रथम को जाना जाता है। शाह आलम प्रथम के नाम से किसको जाना जाता है? तो बहादुर शाह प्रथम, और जबकि आलमगीर प्रथम औरंगजेब को जो है आलमगीर प्रथम के नाम से जाना जाता है। आलमगीर द्वितीय 1754 से लेकर के 59 तक, आलमगीर द्वितीय 1754 से लेकर के 1759 ईस्वी तक। फिर इसके बाद आलमगीर द्वितीय के बाद है शाह आलम द्वितीय। आलमगीर द्वितीय के बाद फिर अगला सुल्तान कौन है? शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय शाह आलम द्वितीय की अगर आप बात करेंगे तो शाह आलम द्वितीय 1759 से लेकर के 1806 ईस्वी तक। शाह आलम द्वितीय 1759 से लेकर के 1806 ईस्वी तक। फिर इसके बाद शाह आलम द्वितीय के बाद अकबर द्वितीय 1806 से लेकर के 37 ईस्वी तक। 1806 से लेकर के 1837 ईस्वी तक जो टाइम पीरियड रहा वो किसका रहा? तो अकबर द्वितीय का रहा। फिर इसके बाद बहादुर शाह ज़फ़र या बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह ज़फ़र, इसने जो है 1837 से लेकर के 1857 ईस्वी तक, 1837 से लेकर के 1857 ईस्वी तक शासन किया। अगर बहादुर शाह प्रथम की बात करेंगे तो 1707 से लेकर 1712 तक शासन किया। इसे शाह आलम प्रथम के नाम से जाना जाता है। शाह आलम प्रथम के नाम से इसका मूल नाम मुअज्जम था, और इसे शाह ए बेखबर, इतिहासकार खफ़ी खान ने इसे शाह ए बेखबर के नाम से जो है इसको उपमा दी है। इसे शाह ए बेखबर के नाम से जाना जाता था। जहांदार शाह 1712 से लेकर 1713 ईस्वी तक 1 वर्ष का इसका कार्यकाल रहा, और जहांदार शाह को लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है। लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा जहांदार शाह पर इसका जो है इसकी प्रेमिका लाल कुंवर का प्रभाव रहा। इसके अलावा फर्रुखशियर को गणित कायर के नाम से जाना जाता है। ये वही फर्रुखशियर है जिसने अंग्रेज़ों को जो है मैग्ना कार्टा महाधिकार पत्र प्रदान किया था, व्यापारिक संदर्भ में महाधिकार पत्र प्रदान किया था। फिर इसके बाद रफ़ीउद्दौला है। मोहम्मद शाह को रंगीला के नाम से जाना जाता है। और अहमद शाह की बात करेंगे तो 1748 से लेकर 54 तक शासन किया। फिर इसके बाद आलमगीर प्रथम औरंगजेब को कहा जाता है, जबकि आलमगीर द्वितीय के समय देखेंगे तो 1754 से लेकर 1759 तक टाइम पीरियड रहा। तो इसके समय अहमद शाह अब्दाली का कई आक्रमण हुआ, जबकि अहमद शाह के समय जो है नादिर शाह का आक्रमण हुआ था। अहमद शाह के समय किसका आक्रमण हुआ था? तो नादिर शाह का आक्रमण हुआ था। फिर शाह आलम द्वितीय की बात करेंगे। शाह आलम द्वितीय, इसके समय प्लासी का युद्ध हुआ, इसी के समय बक्सर का युद्ध हुआ। ठीक, हालांकि जो है यह भी अपदस्थ हो चुका था, लेकिन मराठों के सहयोग से पुनः इसे मुगल बादशाह बनाया गया। फिर अकबर द्वितीय की बात करेंगे तो अंग्रेज़ों से संरक्षण बनने वाला यह पहला मुगल बादशाह था। बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह ज़फ़र की बात करेंगे तो ये अंतिम मुगल बादशाह था जो 1837 से लेकर 1857 ईस्वी तक शासन किया। 1857 की क्रांति के समय बहादुर शाह ज़फ़र ने दिल्ली से क्रांति का नेतृत्व किया था। लेकिन 1857 की क्रांति विफल होने पर जो है बहादुर शाह ज़फ़र को उनकी बेगम जीनत महल के साथ उन्हें म्यांमार निर्वासित कर दिया गया, जहाँ पर जो 1862 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। और बहादुर शाह ज़फ़र की बात करेंगे तो ज़फ़र उपनाम से शायरी लिखा करते थे। ठीक, अब इसके बाद हम जो बात करेंगे वह बहादुर शाह प्रथम यानी कि उत्तरवर्ती मुग़ल एक शासकों के बारे में हम पूरा डिटेल से चर्चा करेंगे। और तो मुझे लगता है कि आज काफ़ी चीज़ें हमने कवर की। अब फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एक बेहतर क्लास के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय भारत, जय हिंद।